बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे रायपुर बनेगा स्मार्ट। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं नए मेहमान। मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, मेरे साथ हैं संजय गोयल जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है रामा पावर एंड स्टील के, साथ ही हैं रमेश अग्रवाल जी जो कि डायरेक्टर है रियल इस्पात एंड पावर के। सर, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और मेरे साथ हैं संजय शुक्ला जी जो हाउसिंग एंड एनवायरमेंट सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, और साथ ही हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी जो एजुकेशनलिस्ट हैं, कोयले, रियल्टी, ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार के बड़े नाम हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा शुक्ला साहब, हमने ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं रायपुर की, छत्तीसगढ़ की। ये बताइए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, रोड अहेड यहाँ से क्या है रायपुर के लिए, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रायपुर जब ये राजधानी बनी तो राज शासन ने सबसे पहले एक निर्णय लिया कि हमें एक नया रायपुर का गठन करना है, नया रायपुर कैपिटल का गठन करना है जी। और वहीं से इस स्टेट की जो फ्यूचर प्लानिंग का जो शुरुआत हुई वो उस नए रायपुर के गठन से हुई। और जो अपॉर्चुनिटी नया रायपुर नया कैपिटल जो दे रहा है, स्मार्ट सिटी के जो आपका विषय है, वो वहाँ से ही हमारी शुरुआत हुई है। और एक अपॉर्चुनिटी पूरे स्टेट को और पूरे इंडिया के लिए ये चौथी जो नई सिटी बनी है इंडिपेंडेंस के बाद, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने रखी है। बिल्कुल। अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आप लंबे समय से इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं और हम स्मार्ट बनाने की बात कर रहे हैं रायपुर को। एजुकेशन की कितनी बड़ी भूमिका है? हालांकि इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि किस तरह से हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को आगे ले जाया जाए, लेकिन फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी का मतलब क्लीन सिटी, आपका ग्रीन सिटी, इसके अलावा नॉलेज सिटी और एजुकेशन सिटी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बाकी तो सब एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर मान लो जैसे यहाँ हमारे बहुत सारे मित्र बैठे हैं जो डेवलपर हैं, बिल्डर हैं और शासन प्रशासन भी है, आपको अगर 50 मंजिल की बिल्डिंग तय बनानी है तो 5 मंजिल कम से कम नीचे फाउंडेशन तैयार करना होगा। नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत चाहिए। विदाउट फाउंडेशन कोई रेत पे महल नहीं खड़ा किया जा सकता। और मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ कि देश में आज एजुकेशन की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, IIT, IIM, ये वो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज फलाना, पर बिना फाउंडेशन के वो रेत के महल साबित हो रहे हैं, पूरी तरह भरभरा के गिर रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था न्यूज में, आप लोगों ने भी एक अक्षर के नाम से, काला अक्षर के नाम से एक बड़ा आंदोलन चलाया था एजुकेशन में। बार बार ये आता है कि 5वीं के बच्चों को पहली के कक्षा के लेवल का नहीं है, 8वीं का बच्चा दूसरे के लेवल का नहीं है, जोड़ घटा गुणा भाग नहीं आता। प्राइमरी एजुकेशन में दरअसल काफी सारी दिक्कतें हैं जिसका सॉल्यूशन चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है पूरे देश में, पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है। दूसरा, अगर हम बात करें एजुकेशन आएगी कैसे, जब तक टीचरों को हायर पे नहीं दिया जाएगा, अच्छे लोग इसमें नहीं आएंगे, अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग, इंटेलिजेंट लोग, जब तक इसमें रुझान नहीं होगा, अच्छे पे स्केल से होगा, वो बातें करने से तो नहीं होगा। बिल्कुल अग्रवाल जी, आपने काफी अच्छी एक बात सामने रखी कि जब तक क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होंगे, उन्हें अच्छा वेतन नहीं दिया जाएगा, तो हम इस पूरे सिस्टम को मजबूत नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि हम भारत निर्माण की बात करते हैं। बिल्कुल, भारत का निर्माण, आज का नौनिहाल कल का भारत का भविष्य। अगर हम उसका नौनिहाल को अगर स्ट्रांग नहीं करेंगे तो मुझे ये बड़ा बार बार बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है, मैं उसके थोड़ा फेवर में नहीं हूँ। बिल्कुल, IIM में जाएंगे, IIT में जाएंगे, फाउंडेशन तो स्ट्रांग चाहिए। 5th तक फाउंडेशन बनता है, 5th से लेकर 6 to 8 तक कुछ हद तक उसको फाउंडेशन को आप और ब्रशअप कर सकते हैं। 9 to 12 के बाद तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है। मैं आपको इसी रूप से उदाहरण से दे सकता हूँ कि एक बीज है, उसमें नहीं कोई कह सकता, कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक नहीं कह सकता कि इसमें कितनी बड़ी आने वाले में संभावना है वट वृक्ष बनने की। पर सबसे पहले जरूरत है उसका बीजारोपण की, प्रॉपर उसका बीजारोपण हो, उसका धूप पानी की थोड़ी व्यवस्था हो, फिर कीटनाशक दवाइयों से उसकी सुरक्षा हो, फिर एक जो गार्ड बनाया जाता है उस गार्ड के अंतर्गत 1 फीट 1.5 फीट तक
जब एक बार झाड़ खड़ा हो बिल्कुल, जाता आपने है। अपना पॉइंट रखा और बहुत बेहतर तरीके से रखा अग्रवाल साहब। ये करने की जरूरत है और ये सिर्फ रायपुर के लिए चीज लागू नहीं है, पूरे देश भर की आप बात कर रहे हैं दरअसल आज रायपुर में यहाँ पर बैठकर। लेकिन इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि खनिज पदार्थ यहाँ पर काफी हैं, पावर स्टील यहाँ पर काफी होता है। बात करना चाहेंगे गोयल साहब आपसे, ये बताइए आप एज एन इंडस्ट्री कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर और क्या क्या चीजें और होने की जरूरत है? सब जैसा कि अभी सर्वे में आया है, रायपुर छत्तीसगढ़ स्टेट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आई थिंक मैं तो खुद अभी 3 साल से अपने स्टार्ट की है अपनी इंडस्ट्री। आई थिंक इंडिया में हमारे 22 जगह ब्रांच ऑफिस है, बट जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस छत्तीसगढ़ में है वो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो सबसे इजी ऑफ डूइंग बिजनेस है, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, ड्यू टू अडोप्टेबिलिटी ऑफ पीपल, ड्यू टू लेबर प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ नेचुरल रिसोर्सेज जो मिलते हैं उससे छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली जिस स्पीड से हो रहा है तो और आगे स्पीड से होता रहेगा। बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी रैंकिंग को लेकर काफी उत्साहित है ये राज्य। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो जिस तरह से बोला कि माइनिंग यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर होती है, पोर्ट कनेक्टिविटी में काफी पीछे है, रेलवे कनेक्टिविटी के लिहाज से हालांकि हमें पता चला कि काफी सारे नए समझौते किए गए हैं रेल मंत्रालय के साथ। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, उस लिहाज से रायपुर में कितनी गुंजाइश है सुधार की? एक जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे पोर्ट कनेक्टिविटी कम है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में है छत्तीसगढ़ स्टेट, तो ये एक माइनस भी है तो एक हिसाब से प्लस पॉइंट भी है कि यहाँ जितना स्टील प्रोडक्शन है करीब मोर देन 15% ऑफ स्टील सिर्फ छत्तीसगढ़ में बनता है इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का। तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में होने के कारण ये इसकी जो डिमांड मतलब सभी तरफ चारों डायरेक्शन पे यहाँ से इक्वली डिस्टेंस पे जाता है, जिसके कारण ये यहाँ के बने हुए प्रोडक्ट चारों डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकता है, तो एक अच्छी बात है। दूसरा गवर्नमेंट का अच्छा एप्रिसिएशन है, अच्छा एक अप्रोच है कि इसमें कनेक्टिविटी में वो लाने के लिए रेल और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उसको सामने ला रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। सर जी, मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, आपने बोला कि सरकार का काफी ज्यादा सहयोग है, मेक इन इंडिया के पैमाने पर रायपुर कितना खरा उतरता है? डेफिनेटली, जैसे कि कोर सेक्टर जो है स्टील, पावर, सीमेंट, ये सारे कोर सेक्टर के मैक्सिमम प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में ही है। अब गवर्नमेंट का फोकस नॉन कोर इंडस्ट्री पे भी है। 2 दिन पहले ही 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए के नॉन कोर इंडस्ट्री के भी MOU साइन हुए हैं और नया रायपुर में भी इनके जो अप्रोच है कि नॉन कोर इंडस्ट्री को वहाँ पे SMEs को बढ़ावा दें, तो उस पर काफी इन्वेस्टमेंट आएंगी और इस पर काफी अपॉर्चुनिटीज हैं डेफिनेटली। चूंकि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सब तरफ जाने का वो डेफिनेटली कम रहेगा फाइनल प्रोडक्ट का। बिल्कुल, एड एंड एडवांटेज। सुन रहे थे कि 11 MOUs 1000 करोड़ रुपए के आसपास किए हुए हैं। अडानी ग्रुप ने भी करीब 25,000 करोड़ रुपए के 2 बड़े प्रोजेक्ट लगाने की बात छत्तीसगढ़ में करी है। क्योंकि आप हाउसिंग एंड एनवायरमेंट सेक्रेटरी हैं, शुक्ला साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइए इस समय कॉर्पोरेट्स किस तरह से दिलचस्पी दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, क्योंकि रायपुर यहाँ की राजधानी है, जाहिर सी बात है पहले वो यहाँ आते हैं, और क्या क्या चीजें आपको लगता है जो होने की जरूरत है जिससे उनका रुझान इस राज्य की तरफ और इस शहर की तरफ और बढ़े? देखिए, जैसे कि हमारे कलीग्स ने बताया कि काफी सहयोग राज्य सरकार द्वारा पॉलिसी के माध्यम से यहाँ पर स्टेट में दिया जा रहा है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी हमारा स्टेट जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 4था स्थान प्राप्त किया है, बट हमारी सरकार जो है वो डेफिनेटली प्रथम स्थान लेना चाह रही है। कुछ इश्यूज हैं, लैंड इश्यूज हैं जो थोड़े से समय ले रहे हैं, उसमें भी काफी चेंजेस की आवश्यकता राज्य सरकार ने महसूस की है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने महसूस कर रहे हैं। इस पे कुछ इश्यूज अगर हम जल्दी इस पे हम आगे बढ़े तो डेफिनेटली जहाँ तक इंडस्ट्रीज का सवाल है वो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। एक दूसरा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर का, जो स्टेट गवर्नमेंट इस पे अब ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि जो कोर सेक्टर्स हैं उसमें तो काफी आगे बढ़ चुके हैं, बट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है
उस पर काफी जोर आने वाले समय में राज्य सरकार का इसमें रहेगा, जिससे कि स्टेट आगे बढ़ सके। बिल्कुल। अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम नया रायपुर की बात करें, एक नई पहचान दिलाई है पूरे शहर को उसने, और एजुकेशन वहां पर कहा जाए बड़े बड़े स्कूल्स आ रहे हैं, बड़े हाई इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, IIT आ रही है वहां पर, और आप भी वहां पर स्कूल लेकर आ रहे हैं, क्या कुछ सुविधाएं वहां पर मुहैया कराए जाने की जरूरत है ताकि जो एक एजुकेशन का लेवल है जिसकी बात आप कर रहे थे, जो नींव है मजबूत रखी जाए? देखिए, दो तरह के स्कूल होते हैं। एक स्कूल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तमाम सुविधाओं के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, ये साथ। तो मेरा जो एक स्कूल अग्रवाल पब्लिक स्कूल जो इंदौर में 20 साल से मैं चला रहा हूँ, तो इंटरनेशनल लेवल का वो स्कूल है। वहाँ पर हम लोग एक इंडोर स्टेडियम भी बना रहे हैं, इंडोर स्टेडियम कम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए फंक्शंस वगैरह में, कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में, उसको एक हम लोग नया रूप दे रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा जितने भी अत्याधुनिक चीज़ें हो सकती है जो एक स्कूल में जो बच्चों को सिखाने के लिए, अपडेट करने के लिए, वो हम नया रायपुर में आ रहे हैं। और नया रायपुर मेरे को देश में सबसे सुंदर शहर लगता है। सबसे सुंदर शहर इसलिए लगता है कि चंडीगढ़ बना था बहुत पहले, फिर गांधीनगर बना, और उन सारे के अनुभव को यहाँ पर उसको कंसोलिडेटेड किया गया है। तो आने वाले समय मैं समझता हूँ नया रायपुर इंडिया में अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। और एजुकेशन के साथ साथ हम बोलते हैं स्पोर्ट्स फिटनेस के लिए सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी रखी गई है। और सबसे बड़ा उसके अंदर मेरा एक लर्न बाई फन के नाम से 180 बुक्स मैंने डेवलप की है 15 साल की मेहनत से। उसमें 250 एजुकेशनिस्टों का पूरा समावेश किया है। लैंग्वेज पे डिस्कशन हुई है, सब्जेक्ट पे डिस्कशन हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट भाषा है, जरूरत है हमें ड्यूल लैंग्वेज की। भारत में आज सिर्फ अंग्रेजी के युग गए, हिंदी का भी पूरी तरह युग मानते ही नहीं हम लोग। तो ड्यूल लैंग्वेज में ये है सरल भाषा। बिल्कुल, आपने अग्रवाल साहब बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन एक ब्रेक लेना होगा यहाँ पर, बहुत जरूरी है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ कृषि जल संसाधन मंत्री ब्रिज मोहन अग्रवाल साहब जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कदम वो उठा रहे हैं इस रायपुर सिटी को और स्मार्ट बनाने के लिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया रायपुर, और हम अब तक चर्चा कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज की। जी हाँ, यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं पर अब बात करने के लिए हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के कृषि जल संसाधन मंत्री ब्रिज मोहन अग्रवाल साहब, आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर के मेयर प्रमोद दुबे जी भी, आप दोनों का ही स्वागत है। और आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा, लेकिन मोहन जी आपसे जानना चाहेंगे, हम रायपुर में आए हैं और रायपुर सबसे तेजी से स्मार्ट सिटी के लिए आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। आपका योगदान इसमें, सरकार का योगदान इसमें किस तरह से है, और आगे के लिए रोड अहेड क्या है रायपुर के लिए? देखिए, रायपुर जिस दिन से कैपिटल बना है उसी दिन से स्मार्ट रूप लेता जा रहा है। शायद हिंदुस्तान के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में अगर कोई है तो रायपुर है। 10 साल पहले जो रायपुर आया है और आज रायपुर आता है, उसको रायपुर पहचान में नहीं आएगा। इतनी चौड़ी सड़कें, सड़कों के ऊपर में ग्रीन डेवलपमेंट, और साथ में यहाँ के लोगों के साथ में उनको ट्रैफिक सेंस हो, उनको हेल्थ के बारे में, कचरे वो नहीं फेंकें और साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी हो। तो लगातार यहाँ की नगर निगम और सरकार के सहयोग से लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, और इसलिए रायपुर स्मार्ट सिटी की दौड़ में आगे है। दुबे जी, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले हमने काफी चर्चा की कि काफी खासियत है, काफी पोटेंशियल है। अभी जो रायपुर को स्मार्ट सिटी की रेस में एक अच्छा मुकाम दिलवाने की पूरी जिम्मेदारी फिलहाल निगम पर है। निगम को ही पूरा रिप्रेजेंटेशन देना है कि क्या कुछ खास करेगी निगम रायपुर को स्मार्ट बनाने के लिए। तो अब हम आपसे सीधा यही जानना चाहेंगे कि आप अपने स्तर पर किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं, क्या आपके प्रयास है रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के? देखिए, सबसे पहले मैं रायपुर नगर निगम परिवार की ओर से और यहाँ के 15 लाख जनता की ओर से CNBC न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे शहर को आपने अगर यहाँ चुना है तो निश्चित रूप से वो
पहले ही स्मार्ट सिटी में थैंक यू सर के लिए आपने, ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने कहा, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने, कि हम सब मिलकर एक कल्पना की थी। जब हमारे शहर, हमारे स्टेट का पहला बजट जब सरकार ने घोषित किया, दैट टाइम जो बजट था वो 6,000 करोड़ का बजट था। आज 66,000 करोड़ के बजट छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इतने कम समय में इतने उपलब्धियों वाला पहला कोई प्रदेश होगा। और रायपुर शहर अपने आप में एक ऐसा शहर है कि लोग पहले तुलना किया करते थे, कहते थे कि हमको रायपुर को बेंगलोर जैसा बनाना है या चंडीगढ़ जैसा बनाना है। ये बहुत खुशी की बात है कि अब बेंगलोर और चंडीगढ़ के लोग आकर यहाँ कहते हैं कि हमें रायपुर जैसा बनाना है। तो निश्चित रूप से यहाँ की 15 लाख जनता और यहाँ की सरकार और नगर निगम परिवार और सारे हमारे आप जैसे शुभचिंतक बधाई के पात्र हैं। और समय समय पर हमें उनका मार्गदर्शन मिला, यहाँ के बिल्डर्स का मार्गदर्शन मिला। सारे लोगों ने मिलकर एक सराहनीय और सामूहिक प्रयास किया, उसी का प्रतिफल है ये कि आज हम 98 की श्रेणी में तो हैं, अब टॉप 20 की श्रेणी में भी हमारा नाम जो है वो 5वें क्रम पर ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। बिल्कुल प्रमोद दुबे जी, आप लोगों ने जिस तरह से ग्राउंड पर काम किया है उसी का ये फल है। बृजमोहन अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बड़ा स्टेक है यहाँ पर जो काम होता है, अब उस एग्रीकल्चर के को आगे बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग पार्क्स की जरूरत है ताकि किसानों को उनको पूरा फायदा मिल सके जो वो उगा रहे हैं। ये बताइए, उस दिशा में किस तरह से नीतियां बनी हैं और क्या काम हो रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ को राइस बाउल कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की पैदावार होती है। उस धान को प्रिक्योर करना, उसकी मिलिंग होना और उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुंचाना, ये भी एक स्मार्टनेस के तरीके से पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, शायद एशिया में जितने भी हमारी जैसी कंट्रीज हैं उनमें सबसे अच्छा सिस्टम कहीं का है तो छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जो मंडी है, रायपुर के नजदीक तुलसी में एक नई मंडी बनाई गई है, जिससे कि रायपुर शहर के लोगों को अपने कामों के लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े और रायपुर शहर में जो ट्रैफिक और गंदगी मंडियों के कारण होती है उससे मुक्ति मिल सके। और फूड प्रोसेसिंग पार्ट लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मक्का बहुत पैदा होती है, उसके लिए हमने एग्रीमेंट्स किए हैं। तो और एग्रीकल्चर बेस मेनली रायपुर सिटी में रहने वाले लोग, विलेज के रहने वाले ओरिजिनल लोग हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर अपने मकान बनाए हैं। तो सब लगभग रायपुर की 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरिस्ट की है। बिल्कुल सर, विलेज की बात है, साथ ही साथ अगर हम छत्तीसगढ़ और रायपुर की बात करें, सर आपसे जानना चाहूंगी कि ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पर 33% ट्राइबल पॉपुलेशन है और जब हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट होम्स की बात कर रहे हैं, स्मार्ट हाउसिंग की बात कर रहे हैं, तो उस सेक्शन को किस तरह से इसमें शामिल किया जाएगा ताकि जब ओवरऑल एक तस्वीर सामने निकल कर आए तो वो सेक्शन पीछे ना दिखे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो नया रायपुर है, इसमें अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई आवासीय योजना लागू की है, जिसमें 40,000 मकान जो है अफोर्डेबल सेक्शन के हम बना रहे हैं, जिसमें केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के ही लोगों के लिए ये रहेगा। और जो हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है केंद्र सरकार द्वारा, उनके में भी ये हमारी पहली प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। और हम चाह रहे हैं कि नया रायपुर जो कैपिटल बन रहा है, ये केवल हायर सेगमेंट के लोगों के लिए न रहे, इंक्लूसिव सिटी के रूप में डेवलप हो। और जो स्मार्ट सिटी का एक जो पहलू है कि वो इंक्लूसिव सिटी होनी चाहिए, उसमें हम एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के लिए मकान बनाकर उनको उपलब्ध सबका विकास मोदी जी के एक स्लोगन को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर काफी बड़ी डिपेंडेंस है और आपके पास जल संसाधन का पोर्टफोलियो है, ये बताइए इस बार मानसून, देखिए क्योंकि मानसून के ऊपर सब कुछ निर्भर है, कुछ खास अच्छा रहा नहीं है, यहाँ की स्थिति कैसी रही है ए, और बी अब आगे के लिए आपने किस तरह की चीजों को यहाँ पर बना रहे हैं? क्या बांध नए बनाने की प्लानिंग हो रही है? वाटर रिसोर्स को किस तरह से बेटर यूज करने की बात छत्तीसगढ़ कर रहा है? देखिए, इस वर्ष पहले से ही ये फोरकास्टिंग थी कि पानी कम गिरेगा, परंतु हमें ये लगता है कि ऊपर वाले ने मेहरबानी की और छत्तीसगढ़ में
सिर्फ 25% उपज पैदावार हमारे यहाँ कम होगी और 75% पैदावार ठीक होगी। और 3 दिनों के पानी ने पूरे छत्तीसगढ़ के पानी की समस्या खेती के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए उसका हमको हल कर दी। आज के समय पर सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि माइक्रो इरिगेशन की, और किसानों के लिए हम उसको प्रेरित कर रहे हैं कि किसान माइक्रो इरिगेशन का यूज करें। धान में सबसे ज्यादा पानी लगता है, खेतों में 6-6 इंच 1-1 फीट पानी भरा रखना होता है और उसके कारण पानी बहुत वेस्टेज भी होता है। तो माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से और पाइपिंग सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि जब हम ओपन नहर खोदते हैं और उसमें जितना पानी खराब होता है, तो उस पानी को बचाने के लिए अगर हमारा किसान और हमारी योजनाएं अगर माइक्रो इरिगेशन की बनना शुरू हो तो उतने ही पानी में तो कुछ प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है। ड्रिप इरिगेशन की, माइक्रो इरिगेशन की किस फेज में है वो? हमने प्लानिंग कर लगातार हम हर साल 1 लाख किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए सहायता देते हैं और अभी हमने पहली बार डेमो के रूप में 3 इरिगेशन की स्कीम को माइक्रो इरिगेशन के रूप में लिया है और वो स्कीम्स मुझे लगता है कि आने वाले समय पर पूरे छत्तीसगढ़ का एक डेमोग्राफी बदलने में बहुत बड़ा साधन बने। बिल्कुल, खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब खेती के साथ साथ इंडस्ट्री की भी बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो मेहमान मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे सर कि अगर इंडस्ट्री की बात करें तो जब स्मार्ट सिटी बन रही है, हालांकि जो एक अब यहाँ पर जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो यही कि जो कोर इंडस्ट्री है या फिर कहा जाए कि जो जमी जमाई इंडस्ट्री है यहाँ पर, उससे थोड़ा सा हटकर अब ऐसी इंडस्ट्री की तरफ रुख किया जा रहा है जो रोजगार पैदा करने में काफी सहायक होगी। आप किस तरह से देखते हैं कि जब इंडस्ट्री है उसके साथ एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आज छत्तीसगढ़ में जो बेसिक रॉ मटेरियल है, जैसे कि आयरन और कोल, लाइमस्टोन, तो उस बेस पे जो मोस्टली इंडस्ट्रीज यहाँ आ रही हैं, पावर, स्टील और सीमेंट इंडस्ट्रीज की ही ज्यादा बहुत है। अभी थोड़ा सा ये पॉल्यूशन के उसमें सरकार ने हालांकि इनको थोड़ा सा नेगेटिव उसमें लिया है, बट तब भी अभी मेरे ख्याल अभी इनका डेवलपमेंट जब रॉ मटेरियल यहाँ पे यही है तो नेचुरली इंडस्ट्रीज भी इसी टाइप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ, उसी हिसाब से इंडस्ट्री आने की संभावना रहती है। अग्रवाल सर, आपसे भी जानना चाहेंगे इससे। एम्प्लॉयमेंट की जहां तक बात है, एक सिटी की यदि बात करें, सिटी का यदि स्मार्ट सिटी की यदि बात करते हैं, मैं इस पर यदि पहले बात करूं तो स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है कि सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी के लिए जरूरत है कि स्मार्ट मैनेजमेंट की। जो भी स्मार्ट सिटी बनाने में जिसकी भूमिका है, चाहे वो नगर निगम हो या जो भी एजेंसी हो, उसको स्मार्ट होना सबसे जरूरी है। तभी उस मेयर साहब यहाँ बैठे हैं, मिनिस्टर जी बैठे हैं, ये जरूर उसमें लगे हुए हैं। दूसरा, स्मार्ट मैनेजमेंट के अंदर अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीवरेज, पानी, बिजली, सभी चीजें आती हैं। अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम यहाँ रायपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे वर्क चल रहा है, वो सबकी उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो पूरा होगा। एक टेक्नोलॉजी, स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा एसेंशियल है। बिल्कुल सर, आपने जो बात कही कि निगम को भी स्मार्ट बनना होगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो मेयर सर से और मिनिस्टर सर से ये भी जानेंगे कि किस तरह से वो अपने प्रशासन को स्मार्ट बना रहे हैं ताकि पूरे शहर को स्मार्ट बनाया जा सके। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम हैं रायपुर में और लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि शहर में कौन सी खासियत है जो शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा हासिल कराने के लिए मददगार साबित होगी। और मेयर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बात बताई कि अब जो लोग हैं वो कहना चाह रहे हैं कि अगर स्मार्ट बनाना है तो रायपुर या नया रायपुर उसके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल आपने सेट कर दिया है। आगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लगातार जो एक डेडलाइन सेट कर दी गई है मिनिस्ट्री की तरफ से कि आपको इस डेडलाइन के अंदर अपना पूरा रिप्रेजेंटेशन देना होगा, बताया गया है कि कंसल्टेंट भी आप लोग हायर करें, तो उस दिशा में अभी तक कितना काम हो पाया है? देखिए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पुराने रायपुर जहां 15 लाख लोग रहते हैं उसको स्मार्ट सिटी के रूप में बनाने का निर्णय हुआ। जहां लोग नहीं रहते उस दिशा में सोचने की बात नहीं आई। इसके लिए यहाँ की जनता बधाई की पात्र है, माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हमने आज तक के कोई भी योजनाएं जो हुआ करती थी वो ऊपर से नीचे आया करती थी। हमने इसमें सिटीजन कंसल्टेंट को हमने अपना महत्वपूर्ण पैरा माना और
एक झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी स्मार्ट रायपुर को कैसे बनाना चाहता है, उससे लेकर यहाँ उच्च पायदान पर बैठे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे फिजिकली अनफिट लोग हों, हमने सारे लोगों से लगभग 1,40,000 लोगों से ओपिनियन लिया और आने वाले 15 तारीख तक के हम और भी जो बचे हुए लोग हैं उनसे ओपिनियन लेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनके सपनों का रायपुर कैसे बनना चाहिए, वो कैसे अपने रायपुर शहर को एक स्मार्ट शहर बनाने के लिए उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। लेकिन इस दिशा में हमने काफी काम किया है। आज हमारा अपना नगर निगम रायपुर है वो सेल्फ सस्टेंस है, हमको किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा ऑनलाइन में हम नक्शा पास करते हैं, 24/7 वाटर सप्लाई की दिशा में हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और बिजली की यहाँ पर कोई दिक्कत है 24/7 हमारे यहाँ बिजली सप्लाई होती है। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पर हम लोगों ने काफी काम किया और भी आवश्यकता है काम करने की, लेकिन हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं इन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की। इसके अलावा हम गार्डन्स भी जो डेवलप कर रहे हैं, हम उसमें ऐसे इक्विपमेंट लगा रहे हैं जो मेडिकली इक्विपमेंट होते हैं, जिससे हमारे सीनियर सिटीजन जो रहते हैं वो एक्सरसाइज करें, पैरालिटिक जो लोग रहते हैं उनके वो इक्विपमेंट काम आए। हम फिसल पट्टी या ये वो बच्चों के लिए लगाने के अलावा हम ये सब चीजें अर्बनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने अर्बनाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है। तो जी ये बताइए कि इंटरनेट ये एक जरूरत हो गई है इस समय सबकी, जैसे पानी बिजली की जरूरत है, इंटरनेट भी एक जरूरत है। और मैं पढ़ रहा था कि आपने कई जगह वाईफाई फैसिलिटीज शुरू करी हैं। ये बताइए पूरे रायपुर भर में कब तक, कोई एक डेट आप हमें बताना चाहें, फ्री इंटरनेट फैसिलिटी शुरू होगी या पैसे लेके इंटरनेट फैसिलिटी शुरू होगी? नहीं, इसमें हमने जो प्राथमिकता तय की है उसमें जहां कॉलेजेस हैं, IIM है और अस्पताल है, कोर्ट्स है, हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, इनको हमने प्राथमिकता दी जहां लोगों की कनेक्टिविटी ज्यादा होती है और स्टूडेंट्स को हमने प्राथमिकता दी है। तो बहुत सारे एरियाज में हमने कर लिया है चिप्स के माध्यम से भी, और माननीय मंत्री जी भी अभी परसों इस विषय पर नगर निगम से बातचीत किए हैं, वो भी इस दिशा में बहुत तेजी से उन्होंने काम करवाया है। तो हम मिलकर आने वाले दिनों में बहुत जल्दी रायपुर शहर को कंप्लीट वाईफाई जोन के रूप में हम करेंगे। बिल्कुल विजयमोहन साहब, इन सब चीजों में देखिए लगता खर्चा है, पैसा हर चीज को में लगता है आगे बढ़ाने के लिए। जब से नया रायपुर बना है, बल्कि जब से मैं ये जानना चाहता हूँ रायपुर अलग हुआ है, राजधानी बना है, तब से अब तक कितना खर्चा हो चुका है और आगे कितना खर्चे की योजना है सरकार की? देखिए, रायपुर सिटी किसी जमाने में एक कस्बा हुआ करता था, उसके बाद मध्य प्रदेश का एक शहर हुआ करता था और अचानक रायपुर शहर छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर बना। तो उसके बाद सरकार ने इस तरफ ध्यान देकर, मुझे लगता है कि पिछले 15 सालों में रायपुर शहर के डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यहाँ पर खर्च किए गए हैं। जो आज को आपको स्वरूप दिख रहा है, उस स्वरूप का कारण कि अच्छी यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हों, अच्छी हेल्थ की एक्टिविटीज हों, अच्छी लोगों को यहाँ पर साफ सफाई मिले, पीने के पानी की व्यवस्था मिले, और इन सब कामों के लिए अच्छी यहाँ पर सड़क हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सब चीजों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता नगर निगम को गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाई। और आज उसका स्वरूप है कि आज रायपुर शहर एक स्मार्ट सिटी के रूप में पहले से भी दिखने लगा है और आने वाले समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट की इस स्कीम में रायपुर अपना स्थान बना रहा है। और हमें लगता है कि रायपुर आने वाले समय पर यहाँ के लोग पहले से स्मार्ट हैं और वो रायपुर को भी स्मार्ट बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल सर, आपने बोला कि लगातार कोशिश की जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस साल के आखिर तक 20 स्मार्ट सिटीज का चयन किया जाना है। ऐसे में कंपटीशन काफी टफ है क्योंकि हर एक राज्य अपने शहरों की पक्की दावेदारी कर रहा है। तो कंपटीशन के लिहाज से आप अपनी दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं टॉप 20 स्मार्ट सिटीज में? हमारी दावेदारी बहुत मजबूत है क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं उनको हम पहले से ही पूरा करने में लगे हुए हैं और इसलिए रायपुर 20 सिटीज में उसका नंबर आएगा और हमारी दावेदारी पक्की होगी। और रायपुर सिटी पहले से ही तेजी से डेवलप हो रहा है। हमें लगता है कि स्मार्ट सिटी डिक्लेयर होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कंसल्टेंसी भी मिलेगी, एडवाइस भी मिलेगी और फंड्स भी मिलेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस सिटी को और अच्छा बनाएंगे। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप हाउसिंग एंड एनवायरमेंट सेक्रेटरी हैं। कुछ देर पहले इंडस्ट्री के 2 प्रवक्ता कह रहे थे कि
एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं हैं। अब यहाँ पर माइनिंग होती है तो जाहिर सी बात है प्रदूषण तो थोड़ा सा होगा ही। इस दिशा में किस तरह की नीतियां सरकार बना रही है, आप लोग डिजाइन कर रहे हैं जिससे ये शहर ज्यादा लंबे समय तक हरा भरा रह सके? देखिए, जहाँ जो कोर सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज जो छत्तीसगढ़ में आ रही हैं तो साथ में पॉल्यूशन लेके आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट की इसमें बहुत क्लियर कट पॉलिसी है कि जहाँ तक नए इंडस्ट्रीज को लाना है, हम जितने इसमें सहूलियत, जितना कम समय में सारी जो कंसेंट्स हैं वो दे सकें, जिससे कम से कम समय में इंडस्ट्री लग सके। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि जब इंडस्ट्री लगती है उसके बाद जो उसमें नॉर्म्स हैं, जिनको नॉर्म्स का उनको रखना होता है, उस पर सारी जो कड़ाइयाँ केंद्र सरकार द्वारा और सारी एक्ट के तहत में जो की जानी है उसको हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वो लगातार प्रयासरत हैं कि जितने भी नॉर्म्स हैं उसको नॉर्म्स के अंतर्गत रखा जाए। और धीरे धीरे करके हमारे जो कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में जो इंडस्ट्रीज लगी गई हैं और उसमें काफी मॉडर्नाइजेशन किया गया है इंडस्ट्रीज द्वारा, और आज ये स्थिति है कि जो आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले जो स्थिति थी पॉल्यूशन की, वो आज काफी बेहतर स्थिति में है। बिल्कुल। चलिए अब मैं फ्लोर पर जाऊंगा और हमारे साथ यहाँ पर आज रायपुर के बहुत सारे दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ के निवासी हैं, जो बेहतर जानते हैं कि रायपुर को आगे कैसे ले जाना है, और उन्हीं के पास सीधे चलेंगे, उनके सवालों के जवाब देगा हमारा ये पैनल। मनीष कोचर साहब हैं। कोचर साहब, ये बताइए कितने समय से रायपुर में हैं आप? मैं मनीष कोचर रायपुर में विगत 9 साल से यहाँ रहता हूँ। 9 साल से रहते हैं? जी। और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल माननीय महापौर जी से है। जिस प्रकार से गाड़ियों का दबाव, गाड़ियों की संख्या हमारे शहर में बढ़ती जा रही है, स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट होने के साथ साथ जरूरी है कि उन गाड़ियों के लिए एक स्मूथ ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यहाँ हो, जिससे जैसे कि एक 0 सिग्नल रोड रेलवे स्टेशन के लिए हो, जैसे कि लोग जा सके, आ सके, उसके लिए मैं विचार चाहूंगा। फटाफट लोग रेलवे स्टेशन पहुंच सके, फटाफट लोग एयरपोर्ट पहुंच सके। बिल्कुल। 0 सिग्नल सिस्टम जो होता है, 0 सिग्नल कॉरिडोर जो होता है, जैसे कि आवागमन बड़ा। ट्रेन पकड़ना इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि ट्रेन छूटने के बाद रिफंड तो मिलेगा नहीं। जी बिल्कुल। व्यवस्था के तहत। बताइए सर। कोचर साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये पहली राजधानी है जहां 7 टाइम्स ग्रोथ में गाड़ियों की संख्या एकाएक बढ़ गई। ओके। तो हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा तरक्की इतनी तेजी से हो जाएगी, और ये चिंतनीय विषय भी है। कोचर साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, और इस दिशा में हम सड़कें, लिंक्स रोड भी हम बना रहे हैं। 4-5 अभी फ्लाईओवर्स हमने रेलवे स्टेशन से अभी हमने शुरू करने का एक प्लान बनाया है। आपका फोकस था, मैं सुन रहा था, 0 सिग्नल, मतलब कोई सिग्नल नहीं हो, कोई लाइट नहीं हो, रेड लाइट नहीं हो, और सीधे आदमी पहुंचे। कुछ इस तरह की व्यवस्था आपने सोची है अभी? नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोगों की आवश्यकताएं हैं उसमें तेजी से हम कैसे आगे बढ़े। लेकिन कोचर साहब की चिंता को दृष्टिगत रखते हुए हमने 6 महीने पहले से हमने ये काम शुरू कर लिया है, और 3 फ्लाईओवर्स, उसमें रेलवे स्टेशन को हमने प्रायोरिटी में लिया है। पहला फ्लाईओवर वहीं से बनेगा जो कि सिग्नल फ्री ही होगा निश्चित रूप से, और इस दिशा में हम लगातार काम। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ फ्लोटिंग पीपल जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। हमने सोचा था कि राजधानी बनी है तो 50 से 75 हजार होंगे, लेकिन वो 1.5 लाख से ज्यादा एक दिन में एक शहर में फ्लोटिंग पीपल का आना, ये प्रगति कारक भी है, लेकिन उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी होता है। तो इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, और आपसे ओपिनियन लेकर काम कर रहे हैं। पब्लिक के बगैर ओपिनियन के हम किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बना रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीचे से ऊपर योजनाएं जाएंगी, अब ऊपर से नीचे नहीं आएंगी। बिल्कुल सर, आपने काफी अच्छी बात कही कि अगर हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो स्मार्ट सिटीजन का सहयोग भी जरूरी होगा। अब सवाल लेते हैं विजय गोयल जी का। विजय जी, विजय जी पूछिए अपना सवाल। मैं रायपुर से विजय गोयल। मेरा सवाल माननीय महापौर जी से है। बिना सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के किसी शहर की स्मार्ट परिकल्पना नहीं की जा सकती है।
तो मेरा उनसे आपकी आवाज, मैं इनका सवाल आपको बताना चाहूंगी कि सर विजय जी ये चाहते हैं कि जैसे हम कार फ्री डे के कॉन्सेप्ट को काफी इंकरेज कर रहे हैं, हालांकि विदेशों में ये होता है, दिल्ली में भी हमने देखा कार फ्री डे को प्रोत्साहित किया गया। रायपुर की अगर हम बात करें तो जो पर्सनल कार्स हैं लगातार सड़कों पर बढ़ती जा रही है, उस लिहाज से आपको लगता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, 1 फैमिली 1 कार या 1 फैमिली 2 कार्स, इस तरह से? नहीं मैडम, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है। मेरा ये है कि ऐसा मैंडेटरी एक पॉलिसी देश में लागू की जाए जिससे कि 5 वीकडेज में सभी एक मैंडेटरी एक दिन हॉलीडे अपनी पर्सनल कार यूज नहीं करें। उसके कारण से शहर में 20% ट्रैफिक कम किया जा सकता है। जैसा दिल्ली में कुछ दिनों पहले हुआ था, जैसे मुंबई में होता है, कार फ्री डे एक रखा जाए, ये आपकी एक गुजारिश है? मतलब एक दिन नहीं, मैं कार फ्री डे की बात नहीं कर रहा हूँ, सप्ताह में 5 वीकडेज में। अच्छा, जैसे हमें नौकरी में एक दिन की छुट्टी मिलती है, वैसे गाड़ी चलाने के लिए वैसे ही पर्सनल कार ओनर को एक दिन अपना डेडिकेटेड हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ेगा। गाड़ियों की छुट्टी जाते हैं, गाड़ियों की छुट्टी, उसके कारण से देश में जो है नए रेडियो टैक्सी के रूप में 5 लाख प्रतिवर्ष नए रोजगार की संभावना भी बढ़ जाएगी। जी सर, आप शायद विजय जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये 1 महीना पहले आप जब का कार्यक्रम हुआ था, उससे पहले हमने ये घोषणा कर दी है कि एक दिन, अब वो आपसे पूछकर तय करेंगे कि महीने में एक दिन व्हीकल फ्री जोन करें या एक दिन मैंने खुद मेयर के हिसाब से तय किया है कि एक दिन मैं अपने दफ्तर या तो पैदल जाऊंगा या साइकिल से जाऊंगा। माननीय मंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया है, उन्होंने भी सहमति दी है कि रायपुर शहर में अब आप लोगों से भी हम CNBC के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दिन हम व्हीकल फ्री जोन हम रायपुर को रखना चाहते हैं। आप किस दिन अपना वाहन छोड़ेंगे बताइए? मैं मंडे को छोड़ना चाहूंगा। मंडे को और इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि सरकार एक अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट बनाए और उसमें सभी कार ओनर अपना रजिस्ट्रेशन करें कि वो किस दिन 5 वीकडेज में एक दिन ऑफ चाहते हैं, अपनी सुविधा अनुसार एक दिन डिक्लेयर करें। चलिए, अच्छा सुझाव है, इसको जरूर अमल में पूरे देश में अमल कोशिश करेंगे, लाना चाहिए। बहुत जल्दी एक्सरसाइज भी कर ली है इस पे, लेकिन हमारा ये निवेदन है कि हम अब डिजिटल इंडिया की ओर जा रहे हैं, हम 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। हम किसी चीज को बाध्यतापूर्ण न करें। बिल्कुल, जब हम में इतनी जागरूकता आ गई है तो हम सब मिलकर ये निर्णय लें और आपका निर्णय हमारे लिए शिरोधार्य होगा। चलिए, लेना होगा इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ये चर्चा और इंटरेस्टिंग हो रही है और ब्रेक के बाद हम कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। आप बने रहिए। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया। रायपुर में हैं हम और हमारे बीच एक बड़ा पैनल है स्टीम गेस्ट का। बृजमोहन अग्रवाल साहब हैं जो कृषि जल संसाधन मंत्री हैं, हमारे साथ यहाँ के मेयर हैं प्रमोद दुबे जी, और काफी सारे नागरिक हैं जो रायपुर में रहते हैं और अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। हमारे साथ इस समय सत्येंद्र अग्रवाल साहब हैं। सत्येंद्र अग्रवाल साहब, बताइए क्या सवाल है आपका, किसके लिए सवाल है? मैं सत्येंद्र अग्रवाल शंकर नगर का निवासी हूँ। मैं माननीय महापौर जी से पूछना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी जब रायपुर बनेगी तो यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स भी आएंगी और अभी भी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस और फायर के लिए नगर निगम किस तरह अपने आप को तैयार कर रही है और कैसे वो इन सब चीजों से फेस करेंगे? धन्यवाद सत्यन जी। आपको ध्यान होगा कि अभी हमने 5 महीने पहले 5 करोड़ की एक मशीन खरीदी है फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जो हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए लगभग 10 मंजिल से ज्यादा के लिए वो कारगर होगी। अभी इस दिशा में और भी हम काम कर रहे हैं और भी हम मैकेनाइज होना चाहते हैं रायपुर नगर निगम को, और लोगों से और भी सजेशंस ले रहे हैं। लेकिन ये एक एटमॉस्फेयर आप लोगों ने सबने मिलकर बनाया है, ये क्रेडाई के माध्यम से हो, और आनंद सिंघानिया जी भी बैठे हैं यहाँ, और ये सब लोगों के प्रयास से जो उन्होंने एक हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है काम करने के लिए,
कि हमको किन किन चीजों की रायपुर में आने वाले समय में आवश्यकता है, उनको 1 by 1 उसको शॉर्ट आउट भी हम कर रहे हैं और पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सेफ्टी के साथ हम आने वाले दिनों में ये एटमॉस्फेयर बनाएंगे। बिल्कुल सर, हमारे साथ यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर से जुड़े रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप सीधा कोई सवाल पूछना चाहें मेयर साहब से, मंत्री जी से, स्मार्ट सिटी को लेकर एजुकेशन सवाल नहीं, मैं कुछ अपना सजेशन देना चाहता हूँ। बताइए। एक तो प्रारंभिक शिक्षा पे जो प्राइमरी एजुकेशन है 5वीं तक, उस पे हमें सारा फोर्स लगाना चाहिए, क्योंकि नींव वहीं से तैयार होती है किसी भी नौनिहाल की भविष्य के लिए। अगर नींव कमजोर है, फाउंडेशन कमजोर है, तो जो आज दुर्दशा हो रही है डिग्रियों की, दुर्दशा इसलिए बोलते हो फेक डिग्रियां बट रही हैं, और उसका नतीजा ये है कि 27 लाख लखनऊ में मैंने कहीं पढ़ रहा था, उसमें 26,90,000 बच्चे हाईली क्वालिफाइड प्रोफाइल लोग थे 10,000 की प्यून की नौकरी के लिए। और इसी तरह एमपी में भी हुआ तो 4.5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए 300 नौकरी के लिए, प्यून की नौकरी के लिए। तो इसके लिए एक हमें जो स्किल्ड की बात करते हैं आजकल, जो हम बहुत बड़ी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्किल्ड की बात करते हैं, तो स्किल्ड के अंदर सबसे बेहतर स्किल्ड टीचरों के लिए तैयार करना चाहिए, हमें शिक्षकों के लिए करना चाहिए। ग्रामीण शिक्षक कैसे तैयार हों, शहरी शिक्षक कैसे तैयार हों, हिंदी को अपमानित नहीं मानते हुए हिंदी में भी हमारे सिलेबस हों, और हिंदी बहुत उच्च कोटि की हिंदी नहीं हो, बोलचाल की भाषा हो। तो बिल्कुल, तो मंत्री जी आप बताइए, आपके ख्याल बहुत नेक हैं और कुछ देर पहले भी यही बात कही थी पुरुषोत्तम जी ने। ये बताइए क्या क्या सरकार को करना चाहिए इस दिशा में? देखिए, स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट एजुकेशन भी होना चाहिए, परंतु स्मार्ट एजुकेशन आज हमारे जो पब्लिक में लोग हैं या प्राइवेट एजुकेशन सोसाइटीज चलाने वाले या सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, उनको इस बात को सोचना होगा कि एजुकेशन पैसा कमाने का माध्यम नहीं बनना चाहिए, वो सेवा का माध्यम बनना चाहिए। और ये आज सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति हो गई है कि जितने बड़े इंस्टीट्यूट आते हैं, वो इंस्टीट्यूट जो फाइनेंशियली कमजोर बच्चे हैं उनके लिए कुछ नहीं करते। बिल्कुल। तो जब तक वो इस तरफ समाज आगे नहीं आएगा, तब तक सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। सरकार अपना काम कर रही है, अब समाज को भी अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल, इंडस्ट्री का भी बड़ा योगदान है। हमने देखा है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस और कदम बढ़ाया है, काम किया है। आप दो दिग्गज बैठे हैं, पावर कंपनी है आपकी, इस्पात कंपनी है आपकी। ये बताइए, हम सुनते तो हैं, सरकार ने भी कहा है कि अब सीएसआर के ऊपर खर्चा करना होगा और जरूरी है, मुनाफे का इतना % आपको सीएसआर पर देना होगा। आप जैसी इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं? और ये बार बार ये मुद्दा इस मंच पर उठ रहा है, क्या आप सोचते हैं इस विषय पे? सीएसआर गवर्नमेंट ने चलिए रूल निकाल दिया है, लेकिन मैं पर्सनली फील करता हूँ कि समाज की का दायित्व भी है गवर्नमेंट के रूल्स हो या ना हो, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट मैं फील करता हूँ कि सभी को आज इंडस्ट्री समाज से अपने से जो आ रहा है उसका थोड़ा बहुत जो भी % जिसको फील होता है वो अपन को रिटर्न बैक करना चाहिए। इस दिशा में हमने हमारे तेंदुआ गांव में हमारी इंडस्ट्री है, हमने उस गांव को अडॉप्ट किया है। वहां पे जो भी फैसिलिटीज की जरूरत रहती है तो सरपंच के माध्यम से हर जब जैसी जरूरत रहती है हम कोशिश करते हैं उसको नीड को पूरा किया जाए। डेफिनेटली वी बिलीव्स, वी रियल इस्पात एंड पावर लिमिटेड बिलीव्स दैट कि जो भी हम अर्न करते हैं उसका कुछ हिस्सा समाज को डेफिनेटली जाना चाहिए। सीएसआर की एक्टिविटीज गवर्नमेंट ने अब अप्लाई किया है, बट ये हमारे मन में शुरू से है और इस दिशा में हम हमेशा काम करते आए हैं। जो भी नियर बाय विलेजेस है, प्लांट के नियर बाय विलेजेस हैं, उसमें हमारा काम होता है। क्वेश्चन एक अलग डिफरेंट टाइप का है, मैं डिफरेंट टाइप का कि शिक्षकों की बहुत कमी है, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। शिक्षा के लिए एक कोई जो कौशल जो आजकल डिपार्टमेंट है वो एक ऐसा कोई प्रोग्राम तैयार करे जिसको कि जब स्किल्ड कर सके हम। सर, दुबे जी से जानेंगे, आप प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। सर, निगम के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये सरकार का मुख्य मकसद होना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य, और ये दुखद बात है, मुझे कहने में कहीं कोई कोताही नहीं है कि एजुकेशन के लिए जो चीजें सरकार को करनी चाहिए उसमें हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम दुनिया की चीजें कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि कह बस रहे हैं, हम पद कहाँ निकाल रहे हैं। सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, और मतलब मेरा ये कहना है कि एक
पहलू ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर हम वास्तव में शिक्षा के प्रति अगर ईमानदार हैं तो वैसी पॉलिसीज हमको लाना चाहिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आना चाहिए। मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूं, और एजुकेशन की काफी संभावना है। कौशल उन्नयन योजना चल तो रही है, उसमें जॉब ओरिएंटेड बात भी कही जा रही है। आज लगभग SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगभग 17,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं कल का रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको। फिर मैं केवल रायपुर की बात करूंगा और छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। तो पॉलिसीज सरकार की ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी चीज से 2 लाख करोड़ कमाएंगे, बाद में हमारे सामने ये आता है कि 30 साल में कमाएंगे। नहीं, आपका भी बिल्कुल दुबे जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, और टाइम मिनिमम प्रोग्राम होने। बृजमोहन अग्रवाल साहब भी यही कह रहे थे कि इस दिशा में काफी सारा काम करना अभी बाकी है, और हम अपेक्षा करेंगे इस मंच के जरिए जो ये बात आज उठी है, इस पर सरकार कोई ना कोई नीति बनाएगी और इस पर तेजी से काम भी होगा। लेकिन लेना होगा हमें यहाँ पर ब्रेक। अग्रवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुबे जी आपका भी धन्यवाद, आप दोनों का भी अग्रवाल साहब शुक्रिया, और गोयल साहब आपका भी धन्यवाद। स्मार्ट ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, चलिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। तो सर प्लीज।